नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार शाम को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर जमकर जश्न मनाया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले ये खबरें रहती थी कि बिहार में इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लूटे गए, लेकिन अब हेडिंग ये बनती है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। यह बिहार में सबसे बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सफलता को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं कि अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटकलों पर लगाया विराम, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में करेंगे विकास के काम। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच हुए बिहार विधानसभा चुनावों को और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न बुधवार को पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस जश्न में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में देश की जनता को धन्यवाद देते हुए विकास के कामों को करते रहने की प्रतिबद्धता भी जताई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को मतदान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन यह प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए इस चुनाव को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मैं चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और देश की जनता का धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आरजेडी के 119 सीटों पर जीत के दावे को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज, धांधली के आरोपों पर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में आरजेडी और कांग्रेस ने हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया है। चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने मंगलवार देर रात कहा कि चुनाव आयोग ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे समय पर घोषित करने के लिए सभी अधिकारी और मशीनरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #PM मोदी सुपर वेव, बिहार सहित 10 राज्यों में बीजेपी की जीत पर मनाया जश्न। जी हां दोस्तों, बिहार को भाजपा सहित 10 राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली बम्पर जीत से समर्थकों ने इतना उत्साह दिखाया है कि वह इसको सोशल मीडिया पर भी मोदी लहर चलाने लगे हैं। ट्विटर पर यूजर्स ने #PM मोदी सुपर वेव को ट्रेंड करा दिया है। भाजपा के समर्थकों का मानना है कि पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का ही जादुई करिश्मा है। बिहार में बीजेपी ने 66.4% की स्ट्राइक रेट से 74 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही है। वहीं पार्टी ने 10 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि लोगों को प्रधानमंत्री का कोविड-19 को रोकने के लिए किया गया सख्त लॉकडाउन और बाद का मैनेजमेंट पसंद किया गया है। हालांकि इससे लोगों को दिक्कतें तो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये नतीजे दर्शाते हैं कि अभी भी लोग भाजपा और एनडीए की सरकार से काफी खुश हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अर्नब गोस्वामी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी बेल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से दिग्गज वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कहा कि अन्वय नायक की फर्म पिछले 7 साल से घाटे में डूबी हुई थी।
संभव है कि उसने पहले अपनी मां की हत्या की और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया हो। साल्वे ने दावा किया है कि अर्णव गोस्वामी ने सभी बकाये तय समय पर चुका दिए थे। साल्वे ने आरोप लगाया है कि रायगढ़ पुलिस ने सुसाइड मामला दोबारा ओपन करने में सही कानून प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू कर रहे हैं मिशन रोजगार। मार्च 2021 तक 50 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नौकरी और सेवा योजना की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए योगी सरकार मिशन रोजगार का आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसी महीने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा आयोजित करने का लक्ष्य किया गया है। यह सेवा आयोजन मनरेगा के अलावा होगा। इसमें सरकारी विभागों, परिषद, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही, सरकारी प्रयास से निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजन किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनधन अकाउंट को तुरंत करें आधार से लिंक वरना होगा 1.30 लाख रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका पालन करने पर जनधन खातों में 1,30,000 रुपए की धनराशि क्रेडिट की जाएगी। इसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड अपने जनधन खातों से लिंक करवाना होगा। दरअसल जनधन खाता ग्राहकों को कई सुविधाओं के साथ 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिससे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो बैंक अकाउंट से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में महागठबंधन की हार पर बोले मुनव्वर राणा, मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की जीत मुबारक। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन पर एनडीए की जीत के बाद मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शायरी की चंद पंक्तियों को ट्वीट किया है और लिखा है कि मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर ट्वीट किया है, मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। उन्होंने आगे लिखा, मैं तो शायर हूँ, मेरी बात कहाँ मानोगे, तुमने जुटला दिए दुनिया में पैगंबर कितने। मुनव्वर राणा ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर देश भर में विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सीमांचल में गहरा प्रभाव छोड़ा है। साथ ही मिथिला एवं कोसी इलाके में भी इसका असर देखने को मिला है। AIMIMK के ऐसे प्रदर्शन के कारण ही सीमांचल क्षेत्र में गठबंधन के 2015 के चुनाव की तुलना में इस बार अपना प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीद को गहरा झटका लगा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, अगले साल बगैर परीक्षा दिए पास होंगे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। अगले साल यानी 2021 में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट बगैर परीक्षा दिए पास कर दिए जाएंगे। स्टेट एजुकेशन डेवलपमेंट ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी छात्रों को जस्ट पास माना जाएगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते तक स्कूल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों के जमावड़े और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई रणनीति है या नहीं। अदालत ने सरकार से पिछले 2 हफ्ते में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, 10 सेक्टर्स के लिए आगामी नई स्कीम, खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सरकार 5 साल में
2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। देश के कुल 10 सेक्टर्स की कंपनियों को इससे फायदा होगा। ऑटो और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने की तैयारी है। आपको बता दें कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड प्रमोशन स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरी को बनाने वाली कंपनियों को भी बड़ा इंसेंटिव देने की तैयारी है। इन कंपनियों को 18,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिटायर्ड पीएसयू बैंकर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात, सरकार कर सकती है OROP का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार रिटायर्ड पीएसयू बैंकर्स के लिए भी जल्द ही 1 रैंक 1 पेंशन प्लान का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि आर्मी फोर्स के रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस पेंशन प्लान की मांग की थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की यह मांग लंबे समय से चल रही है, जिसको साल 2015 में लागू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस योजना के तहत अलग अलग समय पर रिटायर्ड हुए एक ही रैंक के 2 सैनिकों को समान पेंशन दी जाएगी, चाहे वह किसी भी तारीख को रिटायर्ड हो रहे हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से ऐसे कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए आवाज उठाई है। सीतारमण ने कहा है कि जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार ने बैंकों से परिवार पेंशन योजना की समीक्षा करने के लिए भी कहा है, ताकि पति या पत्नी के लिए पेंशन की भी जानकारी मिल सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवसेना ने की तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ, बीजेपी पर यूं साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणामों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गई। तेजस्वी की हार के बावजूद शिवसेना ने उनकी जमकर तारीफ की है और इसके साथ ही बीजेपी पर जुगाड़ करके आंकड़ा बढ़ाने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिहार चुनाव पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए लिखा है कि तेजस्वी हार गए हैं, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं। चुनाव हारना ही केवल पराभव नहीं होता और जुगाड़ करके आंकड़ा बढ़ाना जीत नहीं होती। इसके आगे सामना में लिखा गया कि तेजस्वी की लड़ाई एक बड़ा संघर्ष था। यह संघर्ष परिवार का था और उसी प्रकार सामने बलवान सत्ताधारी से था। तेजस्वी को फंसाने और बदनाम करने का एक भी मौका दिल्ली और पटना के सत्ताधारियों ने नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री द्वारा जंगल राज के युवराज आदि कहने के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपना संयम नहीं खोया और लोगों में जाकर प्रचार करते रहे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 48 घंटे के भीतर सरकार करेगी अगले राहत पैकेज का ऐलान, केंद्र इन्हें दे सकती है दिवाली गिफ्ट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार इस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बने वित्तीय दबाव को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक राहत भरी घोषणाएं की है। इसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार अगले 48 घंटे के भीतर अगले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो इस राहत पैकेज में केंद्र सरकार का फोकस 2 मुद्दों पर रहने वाला है। इसमें पहला मुद्दा रोजगार है। दरअसल कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया। ऐसे में इस राहत पैकेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार पीएफ के जरिए 10% सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है। आसान शब्दों में समझे तो नए कर्मचारियों के पीएफ का 10% हिस्सा सरकार देगी। यही नहीं, कंपनियों को नई नौकरियां देने को प्रोत्साहित करने के लिए पीएफ में नियोक्ता के हिस्से का 10% भी सरकार देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इमरान खान की करीबी मंत्री बोली, पाकिस्तान में भारत का विरोध करना ही हमारी रोजी रोटी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नेताओं की राजनीति भारत विरोध पर टिकी हुई है। यह बात खुद इमरान खान सरकार की मंत्री ने कबूल की है। इमरान खान के करीबियों में शुमार फिरदौस आसिफ अबान ने कहा है कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट का चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। भारत का विरोध करना ही हमारी रोजी रोटी है, इसलिए सभी राजनेता इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उछालते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी व तेज बारिश की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी के लोग जहां पहले से ही कड़ाके की सर्दी झेल रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने बर्फबारी और
तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुक्रवार से भारी हिमपात और तेज बारिश होने का अनुमान है। IMD ने कहा है कि 13 नवंबर की शाम से 15 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ आसपास के इलाकों में भारी हिमपात और तेज बारिश हो सकती है। कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव शुक्रवार शाम से शुरू होने की संभावना है, जबकि हिमपात के साथ साथ बारिश की तीव्रता अगले 2 दिनों शनिवार और रविवार को दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय भागों और तटीय तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और उत्तर भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी शहरों में प्रदूषण से किसी तरह की राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने जनता को राहत देते हुए तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में महज 3 रुपए की बढ़त, चांदी में 451 रुपए की आई तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमतों में आज बहुत ही मामूली बढ़त दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में महज 3 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान चांदी के दाम में तेजी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 451 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,111 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 61,572 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत चीन सीमा से आई खुशखबरी, चीन के ढीले पड़े तेवर, पीछे हटने को हुआ राजी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा संघर्ष जल्द हल हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं में पूर्वी लद्दाख सेक्टर से कुछ हिस्सों से हटने पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत चीन सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। 6 नवंबर को चुशुल में हुई 8वीं वाहिनी कमांडर स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच इस योजना पर चर्चा की गई। वार्ता के दौरान आए चीन के प्रस्ताव पर भारत विचार कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो 3 चरणों में सेना की वापसी होगी। पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की वापसी होगी। दूसरे चरण में फिंगर एरिया से 3 दिनों में सैनिक हटेंगे और अंत में LAC से सैनिक पीछे हट जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। माइक पोम्पियो का विवादित बयान, कहा ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए होगा शांतिपूर्ण हस्तांतरण। जी हां दोस्तों, निवर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को यह कहकर राजनीतिक हलचल मचा दी कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। हालांकि जब उसकी इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आसानी से सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री ने इस तरह का बयान देकर चुनाव में जो बाइडेन की जीत और निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की हार स्वीकार नहीं की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नए उच्चतम स्तर 43,593 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 12,700 अंक के ऊपर। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को लगातार 8वें कारोबारी सत्र में तेजी रही और BSE सेंसेक्स 316.02 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। मुख्य रूप से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और मजबूत पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 43,708.47 अंक के सर्वकालीन उच्च स्तर पर चला गया था। अंत में यह 316.02 अंक यानी 0.73% की तेजी के साथ 43,593.67 अंक पर बंद हुआ, जो बंद की ऊंचाई का इसका नया रिकॉर्ड है। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के दौरान 12,769.75 अंक तक चला गया था। अंत में यह 118.05 अंक यानी कि 0.93% की बढ़त के साथ 12,749.15 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सैमसंग ने दिया एप्पल को झटका, अमेरिका में कोरियन कंपनी बनी नंबर 1। जी हां दोस्तों, सैमसंग इस वित्तीय वर्ष में काफी जोरदार तरीके से अपने उत्पाद बेच रही है। हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा हैंडसेट बेचकर नंबर 1 बनने के बाद अमेरिका में भी कंपनी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने साल की तीसरी तिमाही में अमेरिका में एप्पल से ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं। बीते 3 साल में पहली बार सैमसंग ने एप्पल को उसके घर में हराया है। मार्केट शोधकर्ता स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स के मुताबिक सैमसंग ने जुलाई से सितंबर के बीच अमेरिकी बाजार में स्मार्टफोन में 33.7% मार्केट हिस्सेदारी हासिल की है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, IPL 2020 किस देश में खेला गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।